तो मैक्सिमम का मैंने क्या बताया था, ऊपर का ग्राफ, तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे है वो, ठीक है। तो ये आपके पास साइन का ग्राफ हो गया, ये साइन का ग्राफ जा रहा है, ये कॉस का ग्राफ है, तो मैक्सिमम का मतलब ऊपर वाला था, तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये आपके मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस वाला ग्राफ हो जाएगा, ब्लैक वाला। और मिनिमम की बात करूंगा तो ब्लू वाला हो जाएगा, यहां से ये ब्लू वाला आ जाएगा, इसमें ऐसी कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये ब्लू वाला भी उसी का पार्ट हो जाएगा, तो यहां से ये घूमेगा, ठीक। तो बहुत अच्छा ग्राफ नहीं बना ये, ठीक है, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा कि 0 से 2 पाई के बीच में मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस निकालना है, मैं इसको थोड़ा अलग से बता दूं, थोड़ा सा इंटीग्रेशन घुसा दूं ना अंदर, दिक्कत तो नहीं है? अरे बेसिक इंटीग्रल आती है, नहीं आती है? बेसिक आती है सर। बेसिक आती है तो ये भी आएगी। तो देखो, पहले हम एक काम करते हैं, पहले साइन कॉस का ग्राफ बनाते हैं, 0 से 2 पाई के लिए बनाते हैं खाली। ये साइन का ग्राफ है, 0 पाई 2 पाई, अब कौन आ गया, ठीक है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं कॉस का भी बना लेते हैं 0 से 2 पाई के बीच में। तो कॉस का ग्राफ हो जाएगा 0 से 2 पाई के बीच में, कॉस 0 होता है 1, ये कट करेगा, फिर यूं जाएगा, इधर यूं कट करेगा, फिर यूं जाएगा। अब हमने कहा मैक्सिमम ऑफ 0 से पाई, कट कहाँ कहाँ करेंगे, ये तो कट वहां करेंगे जहां पे साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मतलब टेन एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 5 पाई बाय 4 थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे 10 पॉजिटिव होता है। तो ये पाई बाय 4 पे कट करेगा, ठीक है ना, और ये पाई प्लस पाई बाय 4 यहाँ पे ये कट करेगा 5 पाई बाय 4। ये आपके पास पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 आएगा ना, यहाँ 3 पाई बाय 2, ठीक, और ये 2 पाई। तो अब आपके पास हमने कहा मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, तो इसमें कौन सा ग्राफ ऊपर है, तो जो रेड वाला ग्राफ है ये आपका मैक्सिमम वाला ग्राफ हुआ, ये जो ग्राफ ऊपर है ये, और यहां से वापस ये 2 पाई तक। सो देखो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट पाई बाय 4 है। अब मैंने कहा कि इंटीग्रल करना है 0 से 2 पाई, तो इंटीग्रल का मतलब होता है जब मैं लिमिट लगा देता हूं, तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ कर्व विद द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि मुझे 0 से, मैं अगर अब ध्यान से देखूं तो मुझे ये एरिया निकालना है, ये डॉटेड एरिया, ये एरिया आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, यहां जब कर्व यहां तक जा रहा है फिर यूं जा रहा है, तो ये एरिया निकालना मुझे, तो ये एरिया निकालना है। तो जब मैं ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो एरिया होगा वो पॉजिटिव एरिया होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये जो एक्स एक्सिस के नीचे का जो छोटा सा एरिया आ रहा है ये नेगेटिव एरिया होगा, ठीक है, क्लियर, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो आपके पास अब फंक्शन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, एक तो चेंज हो रहा है पाई बाय 4 पे, फिर अगला चेंज हो रहा है 5 पाई बाय 4 पे। 0 से पाई बाय 4 के बीच में फंक्शन ये वाला है कॉस का, तो 0 से पाई बाय 4 के बीच में मैंने कॉस फंक्शन लिया है। फिर पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में ये फंक्शन है, ये फंक्शन है साइन का, तो पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 साइन एक्स लिया, प्लस 5 पाई बाय 4 से 2 पाई तक, फिर देखिए कॉस चला, ये कॉस एक्स ले लिया। अब इन सबको उठा के इंटीग्रेट करके ऐड कर दिया, ये आपका टोटल एरिया है। क्लियर होगी बात? ये मैंने इंटीग्रेशन बोला, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि एरिया में जैसे ये प्लस ए आया और ये माइनस ए आया, जो माइनस ए जो आया ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में माइनस ए ही रहेगा, लेकिन एरिया में इसको हम प्लस से बना देंगे, मॉड लगा के प्लस बना के फिर जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर, क्लियर होगी बात? तो यहां पे देखिए, जैसे आपने पास से यहां तक अगर मैं एरिया निकालता तो मैं क्या करता, इसको मैं यहां से पाई बाय 4 तक लेता, पाई बाय 4 से पाई तक मैं अलग कैलकुलेट करता एरिया में। अगर मैं इसी क्वेश्चन में एरिया बोल दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो बोलो एरिया निकालना है तुमको, तब आप क्या करोगे? अरे भाई जब चाहिए तब आते नहीं हुए,
देखो डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ गया। डेफिनेट इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 में फंक्शन किसका लिया अपन ने, ये ऊपर कौन सा फंक्शन था, कॉस, ये कॉस फंक्शन लिया। पाई बाय 4 से 5 पाई बार तो साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन लिया। फिर 5 पाई बाय 4 से यहां तक हमने कॉस फंक्शन लिया। इसका ध्यान रखना क्योंकि यहां से यहां तक, सुनो ध्यान से, हम फंक्शन ले रहे हैं तो जितना एरिया ये आएगा या प्लस एरिया आएगा और ये माइनस एरिया आएगा, तो ये प्लस और माइनस होने के बाद ऑटोमेटिक ये आंसर आ जाएगा इसका इंटीग्रल का। और यहाँ पे ये नेगेटिव एरिया होगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा, तो ये प्लस और माइनस होने के बाद ऑटोमेटिक इसका पूरा इंटीग्रल का एरिया आ जाएगा। मैं एक सिंपल सी बात समझाऊं, यहां समझो। मान लो आपने कहा ऐसा कर्व लिया, इसको समझो 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ये किसका कर्व है बेटा, साइन का कर्व है। अब आपसे बोले कोई भाई डेफिनेट इंटीग्रल निकालो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का, तो मैं बोलूंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कर्व सेम है, तो आप सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दो। तो इसको मैं कहूंगा इंटीग्रल कर दो साइन एक्स का और फिर लिमिट पुट कर दो 0 से 2 पाई। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारे पास, तो साइन का इंटीग्रल कितना हो गया बेटा, माइनस कॉस एक्स और 0 से 2 पाई, तो माइनस कॉस 2 पाई। ठीक है, ये आएगा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 एंड cos 2 pi is what 1, so -1 minus of minus cos 0 तो -1, so -1 plus 1 रिजल्ट हो गया 0। मतलब यहां से यहां तक का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहां से यहां तक का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो आपका 0 आया। ठीक है, यहां से यहां तक का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आया, 0 आया। ठीक, अब अगर उसने कहा कि नहीं साहब मुझको तो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रिजल्ट होगा, ये जो एरिया होगा, ये नोट कर लो, ये एरिया +2 आएगा और ये एरिया -2 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई तक निकाल के देख लेना, ये +2 आएगा और पाई से 2 पाई निकालना, -2 आएगा। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करता हूं कि एरिया निकालना है, क्या निकालना तुमको, इसी क्वेश्चन में एरिया निकालना है, एरिया ऑफ साइन एक्स बिटवीन 0 to 2 पाई। इस साल आया ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 0 से 2 पाई के बीच में एरिया निकालना है। तो मैं अब यहाँ पे इसको 0 से 2 पाई अगर मैं ऐसा इंटीग्रल करता हूँ 0 से 2 पाई साइन एक्स dx, तो ये गलत है, ये मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पाई पॉइंट पे कर्व आपका पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है। अब कर्व क्या था, इस एक्सेस के ऊपर था, अब नीचे चला गया, तो ये पॉजिटिव एरिया होता है, नेगेटिव एरिया होता है। क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो आपको यहाँ पे लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर होगा 0 से पाई साइन एक्स dx प्लस पाई से 2 पाई साइन एक्स dx। ऐसा सॉल्व करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा। अब 0 से पाई क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल निकाल लीजिए, तो क्या माइनस कॉस, लिमिट हो जाएगा 0 से पाई। इस साइन का इंटीग्रल भी क्या हो गया, माइनस कॉस, लिमिट हो जाएगा पाई से 2 पाई। अब पुट कर दो माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 प्लस माइनस कॉस 2 पाई माइनस ऑफ माइनस कॉस पाई। सो कॉस पाई तुम सभी जानते हो बेटा क्या होता है, कॉस पाई होता है -1, तो माइनस ऑफ -1 माइनस कॉस 0 होता है 1 पहला ब्रैकेट, प्लस कॉस 2 पाई होता है बच्चों 1, तो -1 माइनस ऑफ कॉस पाई होता है ना -1, तो हो गया +1। गड़बड़ क्यों आ रहा, तो क्या आंसर आया, ये हो गया +1 और ये हो गया +1, तो हो गया 2 प्लस ये कैसे उल्टा हुआ, हाँ ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, अब ध्यान से समझना। यहाँ पे क्योंकि ये नीचे एरिया आ रहा है इसीलिए आपको यहाँ पर मॉड लगाना पड़ेगा।
इसकी वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही कि नहीं आ रही है? मैं ब्रेक कर भी दूंगा तो भी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी ना, लेकिन क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया में मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो मॉड ऑफ -2 को मॉड ऑफ 2 करूंगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखना। तो डेफिनेट इंटीग्रल दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया पूरा का पूरा इंटीग्रल कर दो। कर्व कहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एरिया दिया है तो जहां कर्व एक्स एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है उस पर भी ब्रेक करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब इस क्वेश्चन में देखो, हमने 0 से 2 पाई मैक्सिमम दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल, तो 0 से 2 पाई तक का निकालना है, तो जहां जहां पे कर्व चेंज हो रहा है वहां वहां ब्रेक कर दो। तो यहाँ कॉस था π/4 तक, तो 0 से π/4 में कॉस लिया, π/4 से 5π/4 तक साइन ग्राफ चल रहा था, पाई पे अब हम ब्रेक नहीं कर रहे, ठीक है? तो ये हो गया 5π/4 तो ब्रेक किया, फिर 5π/4 से 2 पाई तक फिर कॉस चल रहा था तो कॉस ले लिया। लेकिन अगर यही एरिया का क्वेश्चन होता, यही एरिया का क्वेश्चन होता तो मैं क्या लिखता है इसको, 0 से π/4 cos x लिखता, प्लस π/4 से पाई, π/4 से पाई sin x लिखता, प्लस पाई से 5π/4, पाई से 5π/4 फिर मैं sin x लिखता, लेकिन ये मॉड में लिखता, प्लस 5π/4 से 3π/2, 5π/4 से 3π/2 कर्व कौन सा है, cos, तो मैं cos x लेता, लेकिन जो x एक्सिस के नीचे है मॉड में लिखता, प्लस 5π/4 से 2 पाई, अब क्योंकि कर्व आप 5π/4 नहीं आ, तो 5π/4 तक आ चुका है ना, 5π/4 तक तो हम ले चुके हैं। अब हम ले रहे हैं कहां से, 3π/2 से, 3π/2 से 2 पाई। अब कर्व किसका है, cos का, मैं cos लूंगा, लेकिन क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है इसलिए इसमें मॉड नहीं लगाऊंगा। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो जाके इसका पूरा एरिया मिलेगा। क्लियर होगी बात? ये मीनिंग समझ में आ गया, डेफिनेट का मीनिंग क्या है और एरिया का मीनिंग क्या है। डेफिनेट में ये प्लस पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया ही होता है हमेशा, ये पॉजिटिव एरिया होता है। डेफिनेट में एज इट इज जुड़ जाते हैं विदाउट एनी चेंज ऑफ साइन। तो डेफिनेट को हम कहते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, जैसा था वैसा जोड़ दो। और एरिया को हम कहते हैं न्यूमेरिकल सम ऑफ एरिया। न्यूमेरिकल का मतलब समझ में आ रहा है तुमको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड न्यूमेरिकल? तो बताएगा इसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, मॉड, मॉड लेना आपको। न्यूमेरिकल का वर्ड का मतलब है मॉडुलस लेना आपको। समझ में आ गई ये बात सभी को? ठीक है, वैसे ही एक ग्राफ दे रखा मैंने 10 वाला, वो आप ट्राई करेंगे, इसमें दिया हुआ ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि ग्राफ और थोड़ा सा, एक क्वेश्चन इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर मैं देता हूँ मॉड ऑड वाला क्वेश्चन, शायद नहीं दिया मैंने। ये दिया हुआ है एक मॉड का क्वेश्चन, तो मैं दूसरा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मॉड का क्वेश्चन बना हुआ, प्लॉट करना है इसको, ठीक है, और एरिया का भी क्वेश्चन बना सकते हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ जिससे कि आपको उसमें दिक्कत ना हो। ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी आपकी, यहाँ पे फंक्शन की भी हो जाएगी और डेफिनेट में जो आगे यूज होना है वो भी हो जाएगी। फंक्शन का सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो आगे जाके कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डेफिनेट इंटीग्रेशन, है दो जगह सबसे ज्यादा उपयोग है। चलो क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, नोट करो। एफ दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ बनाया मैंने, मिनिमम ऑफ, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है क्योंकि ये आपका एग्जाम में आता है। मॉड ऑफ x -2 एंड 2 माइनस मॉड ऑफ x -1, ये ठीक। अब आपसे कहा गया है
ठीक है, देन फर्स्ट ड्रॉ द प्लॉट द ग्राफ। अब मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं बात, जब मैं इंटीग्रल दे रहा हूं सिंपल है ना, एरिया वर्ड यूज नहीं किया, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो अब आप सबसे पहले तो इसको प्लॉट करें। तो पहले आप क्या इसको प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले अपन प्लॉट करेंगे मॉड एक्स को। ठीक है, प्लॉटिंग समझ जाइएगा आप। तो मॉड एक्स को प्लॉट करते हैं, यहां प्लॉट कर लेता हूं। मॉड एक्स का तो ग्राफ सभी को मालूम है, 0 से स्टार्ट होगा और ये 45 डिग्री का एक y इक्वल टू एक्स लाइन हो जाएगी और यहां पे y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके। मॉड एक्स माइनस टू, अब मॉड एक्स से मॉड एक्स माइनस टू कैसे आएगा, एक्स में माइनस टू हुआ, एक्स में माइनस टू हुआ, मतलब इस ग्राफ को मैं क्या करूंगा, 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दूंगा। यही ग्राफ, ये तो बना हुआ, ये अलग मॉड एक्स है ना। अब इसको अगर मैं 2 यूनिट राइट शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि माइनस टू है ना, बताया था ना पिछली क्लास में, तो ये मॉड एक्स माइनस टू वाला ग्राफ बन जाएगा। ये वाला इक्वेशन क्या होगी, ये लाइन होगी y इक्वल टू प्लस एक्स माइनस टू, 45 डिग्री का एंगल तो पॉजिटिव, प्लस 1 इसका स्लोप, और ये कितना एंगल है, ये एंगल है 135 डिग्री और ये एंगल है 45 डिग्री, तो इसका स्लोप है -1, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। अब अगला आइए, तो अपने को पहले बनाना है मॉड x माइनस वन, तो x माइनस वन मतलब इसको शिफ्ट करना है 1 यूनिट, यहां पे कहीं आएगा वो x माइनस वन। ठीक है, तो मॉड x माइनस वन ऊपर जाएगा, मैं भी नहीं बना रहा हूं, फिर उसके आगे माइनस लग गया, जैसे ही माइनस लगा तो जो ग्राफ ऊपर गया था उसका इमेज लूंगा, फंक्शन के पहले माइनस लग रहा है, फंक्शन के आगे माइनस लग रहा है, तो जो ग्राफ ऊपर जा रहा था मैं उसका इमेज कहां लूंगा, नीचे। तो ये आपके पास ये ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा किसका, माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस वन का। अब इसको मुझे में इसमें y की वैल्यू में +2 करना है, मतलब इस ग्राफ को 2 यूनिट क्या करना है, मुझको ऊपर उठाना है, इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर उठाना है। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं ऊपर, अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, ये थोड़ा निकालना पड़ेगा आपने, ये क्या है, तो लेट अस चेक, एक्स वाई की जगह एक्स पुट कर देता हूं, तो यहाँ एक्स हो गया आपके पास। ठीक है ना, देखो ध्यान से, इसको इसको सॉल्व करना है ना, तो ये पॉइंट क्या निकल रहा है, ये पॉइंट निकल गया तुम्हारा 1 1, देखो नहीं निकल रहा है, y की जगह मैंने y की जगह मैंने x पुट कर दिया, तो ये हो गया x, और ये माइनस एक्स इधर आया 2x, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू x पे, तो ये पॉइंट है 1 1। ठीक है, ये पॉइंट है तुम्हारा 1 1, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,1, और मुझे इस ग्राफ को कितना यूनिट ऊपर उठाना है, 2 यूनिट ऊपर उठाना है, मतलब ये ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, तो ये ग्राफ यहाँ कहीं आएगा। तो ये अब जो ग्राफ आया, ये ग्राफ आपका बनेगा, इसको अलग कलर से बना दूं, ये ग्राफ आपका जो बनेगा रिवर्स वाला, ये ग्राफ आपका बना y इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स माइनस वन का। अच्छा, इसका स्लोप कितना है, 135, तो इसका जो कर्व बनेगा वो होगा y इक्वल टू 2, भाई जब मॉड हटाऊंगा तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, देख लो, x माइनस वन, क्योंकि स्लोप इसका -1 हो जाएगा। और ये कर्व में कितना एंगल बनाया इसने, 45 एंगल बनाया। एंगल तो यही बनेंगे हर बार, क्योंकि आप केवल इसको शिफ्ट ही तो कर रहे हो ऊपर और नीचे, इसके आप स्लोप को थोड़ी चेंज कर रहे हो। ठीक है, या तो आप राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो या ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हो, तो एंगल में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। तो ये कर्व बनेगा y इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ x माइनस वन। ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए अब बात करता हूं, मैंने कहा मिनिमम, मिनिमम मतलब कम वाला। तो मेरे पास कौन कौन से कर्व है जो मुझे लेना है, एक ये कर्व लेना है, एक काम करता हूं इसको मैं ग्रीन से थोड़ा बना दूं, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। ये ग्रीन वाला कर्व लेना है। अब मेरे पास 3 कलर के कर्व हो गए, एक हो गया ये ब्लू वाला,
एक हो गया ये ग्रीन वाला, एक हो गया ब्लैक वाला। अब देखिए ये ब्लू वाला किसी काम का नहीं है, ये ब्लू वाला तो मेरा इंटरमीडिएट कर्व था। अब ये कर्व भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर है, इनमें मिनिमम कौन है? मिनिमम कौन मतलब जो कर्व सबसे नीचे है, तो कौन नीचे? देखो ये नीचे है। फाइनल ग्राफ रेड से बना रहा हूं। फिर इन तीनों कर्व में कौन नीचे? ये नीचे, जो नीचे वो ले लो, ये नीचे है। फिर यहां पे देखो, यहाँ पे ये और ये, इसमें ये नीचे है, दिख रहा होगा सीधे सीधे। फिर इस कर और इस कर, ये तीन कर यहाँ पे इस एरिया में देखो, इस इधर इधर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों में कौन मिनिमम है? तो ये मिनिमम है। फिर यहाँ पे ये है, ये है और ये है, ये तीन कर्व यहाँ पे, ग्रीन वाला, ब्लैक वाला, ब्लू वाला। इसमें मिनिमम कौन सा है? ग्रीन वाला है। यहाँ पे ब्लैक वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, इसमें मिनिमम कौन सा है? ब्लैक वाला है। ठीक है, और नीचे चले जाओ तो ये इसका कर्व। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको क्लियर है ये? अब मैंने कहा इंटीग्रल निकालना -1 2 3। अब चेक करते हैं भाई, क्या ये तो 0 हो गया, ये पॉइंट तो 1 हो गया, दिख ही गया, ये तो 1 हम निकाल चुके हैं कि ये 1 है। ये 2 दिख रहा है तुमको, मुझे कहां तक जाना है? 3 तक जाना है। ये पॉइंट कहां चेक करो, तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू 0 पुट कर लो, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो y की जगह जैसे जैसे ही 0 पुट किया तो क्या मिलेगा? देखो 0 = 2 - x + 1, तो ये 3 मिल गया। यहाँ पे इसको, इस पॉइंट को ढूंढना कि ये पॉइंट क्या है। यहाँ पे मैं पुट कर दूं y की जगह 0, तो 0 = पुट y = 0, y की जगह 0 पुट किया, 0 = 2 + x - 1, तो ये x की वैल्यू आ गई -1, तो ये पॉइंट है -1, 0। अब मुझे इंटीग्रेट करना था इस -1 से लेके इस 3 तक। ठीक है, नो डाउट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैं पूरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। अब अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करूं तो ये कर्व अलग है, ये कर्व अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट में इसको ब्रेक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये और ये कर्व एक दूसरे से, ये 45 डिग्री और ये 135 डिग्री है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इन दोनों का हमेशा मिड पॉइंट ही आएगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट -1/2 आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 0 और 2 का मिड पॉइंट 1 आएगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या आएगा? 3/2 आएगा। इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं इसको ऐसा लिखूं कि भाई -1 से कहां तक जाऊंगा? -1/2 तक जा पाऊंगा। और यहाँ पे कर्व ये वाला है, तो ये कर्व की इक्वेशन ये लिखी हुई है, तो यहां से कर्व क्या हो गया आपके पास? x + 1, सुन लो ध्यान से, ये करेंगे नहीं, dx प्लस -1/2 से अब मैं 0 तक जाऊंगा। यहाँ पे कर्व ये वाला है, तो ये कर्व कौन है? -x dx प्लस, फिर 0 से 1 तक जाऊंगा, 0 से 1 तक कर्व ये रहा, ये कर्व कौन सा? x है, तो x dx प्लस 1 से 2, 1 से 2 तक ये वाला कर्व, ये वाला कर्व कौन सा है? -(x - 2 dx प्लस 2 से 2.5, सॉरी ये 5/2 होगा, 3/2 नहीं होगा, 2 से 5/2, तो 5/2 पे ये कर्व है, तो ये कर्व की इक्वेशन क्या है? x - 2 प्लस 5/2 से 3, 5/2 से 3 ये कर्व है, और इस कर्व की इक्वेशन है ये, ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या आएगा? 2 - x + 1, तो 3 - x। तो ये तरीका हो गया कि हम सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर ले। भाई जो कर्व है, भाई ये कर्व अलग है, तो सीधे मैं -1 से 0 इंटीग्रेट नहीं कर सकता, तो यहाँ ब्रेक कर दिया -1/2 पे, फिर यहाँ 1 पे, सबको ब्रेक कर करके उठा के ऐड कर दिया। अब एक बच्चा बोले कि सर ये तो मैं समझ में आ गया मुझको, लेकिन इसके अलावा भी कोई और मेथड हो सकता है क्या? तो दूसरा तरीका ये हो सकता था कि अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये तो ट्रायंगल है, या ये पूरा एक ट्रायंगल है, और ये बेस है और ये उसकी हाइट है, ये भी एक पूरा ट्रायंगल है।
ये बेस है और ये उसकी हाइट है, ये भी एक ट्रायंगल है, ये बेस और ये हाइट है। तो दूसरा मेथड ये हो सकता था कि इसके उठा के मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसको सॉल्व कर दूं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास दूसरा तरीका हो सकता था कि मैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल दूं। तो ये क्या है, हाफ बेस। व्हाट इज बेस हियर? बेस की लेंथ ढूंढो, -1 से 0 तक बेस की लेंथ है 1 इंटू हाइट। ये हाइट की लेंथ ढूंढ लो, तो हाइट तो 1 ही आएगी मेरे ख्याल से, आप पुट कर लो, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख लो, ये पॉइंट क्या आ रहा है, 1 ही आएगा, 1 आएगा, 1/2 आएगा, चेक करना पड़ेगा। पुट y इक्वल टू -x, सो -x इज इक्वल टू 2 प्लस x -1, ठीक है। तो ये x इधर चला गया तो ये हो गया -2x, और ये 2 - 1 हो गया 1, तो x की वैल्यू -1/2 है, ये हाइट। ठीक, ये हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, तो बेस हो गया 1 और हाइट हो गई आपकी 1/2, ठीक है। कोऑर्डिनेट वाइज -1/2 होगा, -1/2 x हुआ, x तो -1/2 निकाल ही चुका था, y निकालना था ना यार, फालतू काम कर दिया। तो y देखो, y +1/2 होगा, क्योंकि y इक्वल टू -x पे लाई कर रहा है, +1/2 प्लस, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू 1 है इसकी, तो y की हाइट भी देख लो, ये y इक्वल टू x पे लाई कर रहा है, ये देखो ग्राफ ध्यान से देखो, ये ग्राफ है y इक्वल टू x, तो अगर x 1 है तो y भी 1 है, तो ये बेस का जो लेंथ है वो 2 है और हाइट हो गई 1, तो फिर ये हो गया हाफ बेस 2 और हाइट 1 प्लस, यहाँ पे देख लो हाफ बेस, कितना लेंथ हुआ यहाँ से यहाँ तक का, 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 इंटू हाइट। अब ये 5/2 पे आप यहाँ ये वैल्यू निकाल लो, इसकी हाइट, इस कर्व से निकाल लो या इस कर्व से निकालो जो इजी है, इससे निकाल लो। तो 5/2 -2 सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 5 - 4/2, तो ये हाइट हो गई -1/2, ठीक है, क्लियर। -1/2 क्यों आ रही है, +1/2 आएगी ना, क्या लिख के आ रहा हूँ मैं, ये हाइट हो गई +1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4, ये 2 से 2 कैंसिल, +1 और ये +1/4, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 3/4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव में ये करना है और सब्जेक्टिव में ये करना है। स्कूल में अगर ये आएगा, ऐसे आएगा ही नहीं, ये तो स्कूल का क्वेश्चन ही नहीं है, तो सब्जेक्टिव में ये करना है। ग्राफ प्लॉट करना सीख गए आप लोग, ये मेन काम था मेरा कि ग्राफ प्लॉट करना मैं सिखा दूं, साथ साथ मैंने एक डेफिनेट का क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो ग्राफ है x इंटू साइन एक्स में एक पर्टिकुलर टाइप की कहानी है, ये उसको समझना है। x इंटू साइन एक्स है, ठीक है, तो पहले तो इसका कॉमन डोमेन निकाल लो, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कॉमन डोमेन निकाल लिया, रियल नंबर आ गया भाई। चलो, कॉमन वैल्यू ऑफ x, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ f एंड g, ठीक है, जो कॉमन वैल्यूज होगी उसके लिए आप वैल्यू निकाल लीजिए इसकी। अब x इंटू साइन एक्स में क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। हम यहाँ एक चीज ऑलरेडी जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 से +1, तो हम जानते ही हैं। अब इसमें x को और मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू साइन एक्स जो हो जाएगा वो लाई करेगा -x से +x, मतलब x इंटू साइन एक्स का जो कर्व होगा, x इंटू साइन एक्स का कर्व होगा वो y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x लाइन के बीच में झूला झूलेगा। सिंपल बात कहूं तो y x इंटू साइन एक्स का कर्व y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x के बीच में मूव करेगा। अच्छा, इसमें सिंपलर कर्व कौन सा है? चलो, इसको क्या हो गया, उल्टा क्यों आ रहा भाई, जो आ रहा हम तो देखो, तो मुझे करना क्या होगा, मैं यहां पर y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू -x का कर्व ग्राफ बनाऊंगा, समझो ध्यान से। शीट में बना हुआ है, लेकिन एक बार बना के दिखा दूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये y इक्वल टू एक्स हो गया और ये y इक्वल टू -x हो गया,
ठीक, अब इन दोनों लाइनों के बीच में किसको मूव कराऊंगा? साइन को मूव कराऊंगा। और साइन देखिए 0 से 1 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है बताओ? 1 होती है ना? अच्छा, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है और x भी आपका 0 से 1 के बीच में है। तो क्लियरली ये जब 0 से 1 और 0 से 1 दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल प्रोडक्ट आपका जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे कम हो जाएगी। जैसे x मान लो 1/2 है, साइन x भी 1/2 है ना? तो दोनों का प्रोडक्ट अगर देखा जाए, दोनों का प्रोडक्ट तो आपके पास जो है वो 1/4 हो गया। तो जो एक्चुअल कर्व था उससे भी कर्व आपका नीचे की तरफ जाएगा। तो कर्व ऐसा चलता है। ठीक, अच्छा, अब आप ध्यान रखिएगा अगर x की वैल्यू पाई हो जाएगी तब क्या होगा? x की वैल्यू पाई होगी तो साइन पाई तो होता है 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पाई पे ये कर्व जो है आपका वापस 0 बनेगा। अच्छा, π/2 पे क्या होगा? ध्यान से देखो, x इक्वल टू π/2 पे क्या होगा? साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो y इक्वल टू x होगा। तो π/2 पे ये x को टच करेगा। ये π/2 पे टच कर रहा है, ये यहां से ये वापस नीचे भागेगा, ये ऐसे भागेगा, ये पाई पे 0 बनेगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये फिर ऊपर भागेगा, फिर ये ऊपर वाले फंक्शन को टच करेगा x को, फिर ये नीचे भागेगा, फिर ऐसे घूमता रहेगा। अब ये देखो, ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? fx आपके पास दिया हुआ है x इंटू साइन एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे x को माइनस एक्स से बदल दूंगा तो ये हो गया माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये माइनस तो हो गया एक्स साइन एक्स। तो ये इवन फंक्शन हुआ। इसका मतलब जैसा ग्राफ आपका वाई एक्सिस के राइट में बना है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आपका लेफ्ट में ही बनेगा। तो ग्राफ अब आपका ऐसा बन जाए। हमने यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ बनाया, साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अब 0 से 1 के बीच में यहां तक वैल्यू 1 है, π/2 का मतलब होता है 1.57। तो यहां तक ग्राफ जो होगा वो आपका जो एक्चुअल साइन का ग्राफ था उससे भी नीचे जाएगा। इसके बाद ये ऊपर उठेगा, π/2 तक जाके इसको टच कर देगा और फिर वापस यहाँ क्रॉस मारेगा, पाई पे यहाँ से जाएगा क्योंकि पाई पे साइन पाई होता है 0, पाई पे 0 बन जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर यहाँ 2 पाई पे क्रॉस मारेगा, ऐसा घूमता रहेगा। हर बार ये इसको टच करके ही नीचे आएगा, नीचे टच करके ही ऊपर जाएगा। ये ए और बी से परेशान नहीं होना है। मान लो ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है दिया, IIT एडवांस सब्जेक्टिव 10 नंबर, पहले सब्जेक्टिव एग्जाम होता था उसमें का क्वेश्चन है ये, उसके बाद एरिया पूछेगा। पुरानी IIT में तो ये होता था 10 क्वेश्चन आ गए, तुम 2.5-3 क्वेश्चन करके आ जाओ, IIT में सिलेक्शन है। 3 घंटे में 2.5-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बच्चे कर पाते थे। हाँ चलिए इसका ग्राफ देखिए, बताइए, सोचो। सेम वे से रीजन करना है। साइन एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1। उसी तरीके जैसे अपन ने यहाँ पर एक्स इंटू साइन एक्स को सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही इसको भी करना है। समझो सब लोग। We know that कि sin of any angle, its value always lie between -1 and +1। इसकी वैल्यू तो हमेशा -1 से +1 के बीच में आ जाती है। अच्छा, अब e की पावर -ax पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो e की पावर -ax sin bx is greater than equal to minus e की पावर -ax and less than equal to e की पावर -ax। इसका मतलब ये जो कर्व है, जो y कर्व है या जो fx कर्व है, वो जो fx कर्व होगा वो झूला झूलेगा किसके बीच में? -e की पावर -ax और e की पावर -ax कर्व के बीच में। क्लियर होगी बात? तो ये जो फाइनल जो कर्व होगा वो आपका झूला झूलेगा इन दो कर्व के बीच में। कौन झूला झूलेगा इन दोनों कर्व के बीच में? साइन bx झूला झूलेगा। तो चलो पहले e की पावर ax का कर्व बनाते हैं। e की पावर -ax का कर्व बनाते हैं। आप जानते हो ऐसा कर्व बनता है e की पावर x का, और ऐसा कर्व बनता है e की पावर -x का। तो e की पावर -x का कर्व तो ऐसा बनेगा। ठीक है,
अब देखिए e की पावर ये ax का कर्व बन गया, ये तो कर्व है e की पावर ax का माइनस ax का। अब इसके आगे भी माइनस चाहिए, फंक्शन के आगे माइनस चाहिए, तो इसका इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। ये बन गया, ठीक, ओके। अब मैं कह रहा हूं, अब मुझे इसके बीच में किसको घुमाना है, साइन कर्व को घुमाना है, तो जीरो पे बात करता हूं। साइन जीरो कितना होगा, रेड से घुमाता हूं, साइन जीरो हो जाएगा 0, तो कर्व आपका साइन 0 से स्टार्ट करेगा, कर्व ऐसा जाएगा, ध्यान देना ये। और अगर लेफ्ट में जाऊंगा तो कर्व इधर बढ़ जाएगा। तो आईआईटी में उन्होंने बोला था फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब मुझे कर्व केवल यहां से लेना है, अगर वो आईआईटी के क्वेश्चन की बात करूं तो। फिर उन्होंने बोला कि साहब ये कर्व बन गया आपने, तो ये कर्व बना आपका। अब उन्होंने बोला ये जो कर्व बनाया है इसमें ये एरिया, इसको मान लो ये A0 एरिया है, इसको मान लो ये A1 एरिया है, इसको मान लो ये A2 एरिया है। तो उन्होंने कहा ये जो एरियाज आपके पास हैं A0, A1, A2, A3, ऐसे ये n एरियाज बनेंगे, ये तो इन्फिनिट एरियाज बनेंगे। आपको शो करना है दिस एरियाज आर इन जीपी। ये क्वेश्चन है, कर्व ये है। अब ये एरिया जीपी में है, ये हम एरिया चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा बुक्सों में। ये क्वेश्चन एक्चुअली में है आईएन मैरोन में। ये आईएन मैरोन का एग्जांपल था जो उन्होंने आईआईटी एडवांस शीट में डाल दिया। सर व्हाट इज दिस आईएन मैरोन? आईएन मैरोन रशियन बुक है ये। अच्छा बुक है जी, समझ में आ गया ये कर्व। तो अगर हमारे पास दो कर्व मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री है साइन या कॉस का, तो हम साइन कॉस की क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जानते हैं, तो वो लिखिए, दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई करिए, तो जो दूसरा फंक्शन होगा उसका ग्राफ बनाइए और उसके बीच में जो भी फंक्शन था, साइन था तो साइन को झूला झुलाइए, या कॉस था तो कॉस को झूला झुलाइए। यहाँ बड़े इत्मीनान से आपको उसको झूला झुलाना है।